वेलकम बैक दोस्तों, मैं राजू कुशवाहा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेट पे आप सभी लोगों का पूरे उत्साह के साथ स्वागत करता हूं। जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आज मैं उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट के 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने 9 दिसंबर की शिफ्ट जो मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं वीडियो वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वो भी देखिए, और क्योंकि उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वो देखिए और जिससे आपको यहाँ पे चीज़ें समझने में आसानी हो और आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है भाई। यहाँ पे अपन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 204, द रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3 एंड द रेशो ऑफ सेकेंड टू थर्ड इज 5:3, देन द सेकेंड नंबर इज। हिंदी में पढ़ देता हूँ। 3 संख्याओं का योगफल 204 है। प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 है और द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है। तो दूसरी संख्या आपको बतानी है भाई। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रेशो को मर्ज करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं वो आपको सिखाऊंगा मैं कैसे मर्ज करता हूँ, तो वो आपको देखिए। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड का रेशो दे रखा है 2:3। ठीक है, और सेकंड से थर्ड का रेशो दे रखा है 5:3। मैंने देखो सेकंड के नीचे सेकंड नंबर लिखा और ये थर्ड वाला है तो यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं करना होता। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 = 10। ठीक है, फिर से 5 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 = 15 और बचा ये 3, तो इस 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो इस 3 का इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 3 = 9। ठीक है, तो ये जो रेशो निकल के आया है ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड का है और ये थर्ड का है। ठीक है भाई, आपको क्या दे रखा है, इन तीनों संख्याओं का योगफल दे रखा है। अगर मैं यहाँ से इन तीनों संख्याओं का सम करूँ तो मुझे मिलेगा 15 और 10 25 और 25 और 9 34 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 204। अगर मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो देखो भाई 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। 2 से फिर कैंसिल आउट करूँगा 6, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो आई है 6। ठीक है, आपसे कौन सा नंबर पूछा था, आपसे पूछा था दूसरा नंबर मतलब 15। तो 15 × 6 = 90 और यही आपका दूसरा नंबर है। आप यहाँ से पहला नंबर भी निकाल सकते हो, यहाँ से तीसरा नंबर भी निकाल सकते हो। आपसे दूसरा पूछा था तो दूसरा आंसर है 90, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ईजी क्वेश्चन था सरल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे इजी लगता है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई, 6/6 का एक स्क्वायर है और सभी पट्टियाँ 1 इकाई के बराबर चौड़ाई की हैं। आच्छादित काले वर्ग का अंश बताना है। देखिए भाई, ये जो शेडेड एरिया है काला काला, इसका आपको टोटल, ठीक है, टोटल एरिया और जो कंप्लीट एरिया है पूरे स्क्वायर का, उससे आपको रेशो बताना है, उसका फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है। ठीक है भाई, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो चौड़ाई जो पट्टियां हैं ये 1 है, ये भी 1 है, ये जो वाइट वाली पट्टी है इसकी चौड़ाई भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब आप देखेंगे टोटल कितना हो रहा है। आप बोलेंगे सर 6 हो रहा है, और यही क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है, 6/6, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 6 की हैं। अब देखो, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे कितनी है 6, और 6 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 ही कौन सा स्क्वायर का एरिया है, सबसे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया। ठीक है भाई, 36, इसको मैंने लिख लिया साइड में। अब देखिए, अब मैं निकालता हूँ शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन का कैसे निकालूंगा, देखिए भाई, सबसे पहले मैं निकालूंगा इस वाले शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, इस वाले शेडेड रीजन का, जिस तरीके से यहाँ पे 1 में डिवाइड है ये सारी पट्टियाँ, यहाँ पे भी 1 में ही होंगी। ये भी 1 की होगी, ये भी 1 की होगी, और ये वाइट वाली भी 1 की होगी, फिर से ये ब्लैक वाली 1 की, फिर से ये वाइट वाली 1 की, और ये ब्लैक वाली भी 1 की। ठीक है भाई, अब देखिए आपको मैं पहले यहाँ पे समझाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए, अगर ये मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये शेडेड रीजन है इसका,
और यहाँ पे भी मेरा ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर ये वाला शेडेड रीजन का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए इस बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से, ये जो सब ऊपर वाला है जो बड़ा वाला है, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं ये छोटा वाला स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल मिल जाएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कैसे करूँगा देखिए, सबसे पहले देखिए ये सबसे बड़ा वाला जो एरिया था वो कितना था, 36। सबसे पहले जो बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया है उसकी साइड 6 है, तो 6 का स्क्वायर मैंने किया तो 36 आया इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या माइनस करता हूँ, ये जो यहाँ से देखो रबर के निशान को देखिए ध्यान से, ये रबर का निशान जहाँ जहाँ जा रहा है ना, इस वाले स्क्वायर को देखिए, देख रहे हो आप, हाँ। तो देखो इसकी साइड कितनी है, आप बोलेंगे सर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 है, ये भी 5 होगी क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, तो इस 5 साइड वाले स्क्वायर के एरिया को मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूंगा। तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना था, 6 का स्क्वायर, और ये जो छोटा वाला स्क्वायर था इसका एरिया कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11। तो ये आ गया ऊपर वाले शेडेड रीजन का, ठीक है। शेडेड, इनको मैं 1 नाम दे देता हूँ, जैसे ये शेडेड रीजन 1 है, ठीक है। और दिखेगा नहीं आपको, आप चलिए इमेजिन ही कर लीजिएगा। ये पहले मैंने इस वाले शेडेड रीजन का निकाला, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, 1 शेडेड का निकल के आ गया मेरा 11। अब देखिए अब मुझे निकालना है इस वाले शेडेड रीजन का, इस वाले शेडेड रीजन का, ठीक है। अब देखिए इस वाले शेडेड रीजन का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो देखो रबर के साइन को देखना ध्यान से, ये जो मेरा स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर, मैं यहाँ पे ही बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इस वाले स्क्वायर के एरिया में से, इस बड़े वाले में से, मतलब यहाँ पे जो मेरी रबर चल रही है इस वाले एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया घटा दूंगा, ये वाला एरिया, तो मुझे ये ब्लैक वाला शेडेड रीजन मिल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इस वाले स्क्वायर की साइड कितनी होगी, आप देखिए 1 2 3 4, 4 साइड होगी, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, क्या माइनस करूँगा, ये वाला एरिया, देखो ये वाला रीजन, ये जो छोटा वाला स्क्वायर बन रहा है ना, ये रबर का साइन देखिए इस वाले का, इसकी साइड कितनी है 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7। तो ये शेडेड नंबर 2, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता चल रहा हूँ जिससे क्लियरिटी रहे, ठीक है। अब देखिए अब मुझे ये वाला शेडेड रीजन निकालना है, तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, मैं ये वाले स्क्वायर में से, देखो रबर देखिए ध्यान से, ये वाले स्क्वायर में से मैं ये छोटू स्क्वायर घटा दूंगा, तो मेरा ये वाला जो ब्लैक वाला रीजन है वो निकल के आ जाएगा। तो देखो इस वाले स्क्वायर की साइड कितनी है, 1 और 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस, और ये जो छोटू स्क्वायर है, ये देखिए छोटू, इसकी साइड तो 1 ही है, तो इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए तीनों शेडेड रीजन, ये तीसरा है भाई, ठीक है। देखिए जो तीनों शेडेड रीजन निकल के आए वो कितने निकल के आए, सॉरी ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, हाँ भाई माय मिस्टेक, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ये आएगा 3, ठीक है। 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 और 3 हो जाएगा 21। तो ये टोटल ब्लैक वाला शेडेड रीजन, टोटल ब्लैक एरिया कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। लेकिन मुझसे पूछा है अंश क्या है, मतलब मुझे एक तरीके से इसका फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है। तो ब्लैक वाला मेरा 21 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, जो ब्लैक है वो मेरा 21 है और टोटल कितना था, टोटल था 36, ठीक है। 36 ही था, इसको कैंसिल आउट करूँगा 3 से, 3 7 जा, और 3 से इसको कैंसिल करूँगा 7/12, और यही आपका आंसर है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ में आ गया होगा। ये तरीका इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है और आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ भाई। बाकी बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। फैक्टर करना आपको बचपन में ही सिखाया जाता है, 9th और 10th में ही सिखाया जाता है, 8th में भी। देखिए x² प्लस 7x प्लस 12, इसके फैक्टर करने हैं। एक फैक्टर आपको दे रखा है, दूसरा फैक्टर आपको इनमें से देखना है भाई। देखिए
आपने सीखा होगा कि इसको जब फैक्टर करना, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जैसे आपने 9th और 10th में सीखा होता है वैसे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बैंकिंग में सिखाए जाते हैं। लेकिन जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब मैं आपको इसको डिटेल में लेके जाऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा वहाँ पे कि इनको कैसे सेकंड में इनकी फ्रैक्शन अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इस 12 के मैं ऐसे फैक्टर करूँगा कि मल्टीप्लाई करने पे मेरा 12 आए और प्लस करने पे मेरा 7 आए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आती है 3 4 जा 12। जब मैं 3 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा ये वाला, और जब मैं 3 और 4 को जोड़ूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो इस तरीके से अपन इन नंबर्स को देखते हैं। तो देखो भाई, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, 7x को मैं लिखूंगा 3x प्लस 4x में प्लस 12। ठीक है, यहाँ से देखिए x कॉमन लूँगा इतने में से तो x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ से भी x प्लस 3 बचेगा। 4 मैंने कितने में से कॉमन लिया है, इसमें से। अब देखिए इस पूरे में से फिर से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा कि आपका x प्लस 4। ठीक है भाई, ये 2 फैक्टर निकल के आ गए। इनमें से एक फैक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है, दूसरा फैक्टर पूछा था जो कि आपका x प्लस 3 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए ये एक ग्रुप दे रखा है नंबर्स का, इनमें हमें 4 संख्याओं का चयन करना है जिनका योगफल 21 है। उस अधिकतम संख्या को ज्ञात करें जो इस 4 अवयवों के समुच्चय का सदस्य हो सकती है। क्वेश्चन समझ लीजिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये ग्रुप है जैसे 2 3 5 6 8 9 11 और 12, ये एक ग्रुप दे रखा है। इनमें से हमें 4 नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको अगर मैं जोड़ूं तो मुझे मिले 21। ठीक है, उन 4 नंबरों को मैं जोड़ूं तो मुझे 21 मिलना चाहिए, और उन 4 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें बताना है भाई। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो मुझे 12 भी दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है, 9 और 8 भी दिख रहा है। सबसे पहले मैं 12 पे फोकस करूं, मैंने सोचता हूं कि भाई 12 ही मेरा आंसर हो सकता है। तो देखो 12 को अगर मैं लूँ तो मुझे 3 नंबर और चाहिए। ठीक है, तभी मेरे 4 नंबर बनेंगे। तो देखो 12 के साथ अगर मैं 11 को लूँगा तो ये तो वैसे ही 23 हो जाएगा भाई, मुझे तो जबकि मुझे तो 21 चाहिए, है ना, तो 11 को नहीं ले सकता। 12 के साथ अगर मैं 9 को लूँगा तो 9 को लेने से 21 तो हो जाएगा, लेकिन ये 2 जगह तो खाली रह जाएंगी ना मेरे भाई, और ऐसा नहीं करना है अपन को, तो चारों जगह भरनी है। तो मैं 11 को नहीं ले सकता और 9 को भी नहीं ले सकता। 8 को लेके देखूँ, 12 और 8 20 हो गए। अब मुझे 2 जगह और भरनी है, तो अगर मैं छोटी से छोटी वैल्यू भी लूँगा तो 22 हो जाएगा मेरा। तो मैं 12 के साथ 8 भी नहीं ले सकता। 12 के साथ 6 देखो, 12 और 6 18। ठीक है, 18 के साथ चलो मैंने 2 ले लेता हूँ, तो 18 और 2 20। अब मैं 3 और 5 में से कुछ लूँगा तो बात नहीं बनेगी, 21 नहीं आएगा। तो मेरा 12 के साथ 6 भी नहीं जोड़ सकता। ठीक है, 12 के साथ 5 देखो, 12 के साथ मैंने 5 ले लिया तो 12 और 5 17 हो गया। 17 के साथ अगर अब मेरे 2 और 3 और बचे तो 17 और 2 हो जाएगा 19, और 19 और 3 हो जाएगा 22, जबकि मुझे चाहिए 21। तो मैं 17 के साथ 5 को भी नहीं ले सकता। अब 12 के साथ ये सब नहीं आ सकते। 12 के साथ 3 देखो भाई, 12 और 3 15, 15 और 2 लूँगा तो 15 और 2 17, और 17 के साथ फिर 5 लूँगा तो नहीं बन पाएगी। तो भाई मेरे भाई 12 के साथ मेरी बात नहीं बन पा रही है। ठीक है, 12 के साथ बात नहीं बन पा रही है। अब मैं लेता हूँ 11, सबसे बड़ा नंबर मैंने 11 लिया। तो 11 के साथ देखिए भाई, 11 के साथ अगर मैं 12 को लूँगा तो 12 को तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 11 को ही सबसे बड़ा मान रहा हूँ तो 12 को तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो 12 तो वैसे ही खत्म। 11 के साथ 9 लूँगा तो 11 और 9 21 हो जाएगा, लेकिन ये 2 डब्बे खाली रह जाएंगे, तो 11 के साथ 9 नहीं ले सकता। 11 के साथ 8, 11 और 8 19, 8 ले लिए मैंने, चलो 11 के साथ 8 ले लिया तो 19, 19 के साथ अगर मैं अब 2 भी लूँ तो मेरा 21 यहाँ ही बन जाएगा, लेकिन जब मेरा ये खाली रह जाएगा तो मैं 11 के साथ 8 भी नहीं ले सकता। ठीक है भाई 11 के साथ 6 देखो, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ 2 भी लूँगा तो 19, 19 के साथ अब इन दोनों में से कुछ भी लूँगा तो मेरा 21 से ऊपर हो जाएगा, तो मैं 11 के साथ 6 भी नहीं ले सकता। अब देखिए 11 के साथ 5 ले सकता हूँ, 11 और 5 16। ठीक है, 16 के बाद मैंने 3 लिया, 16 और 3 19। ठीक है भाई, 19 के साथ मैंने 2 लिया, 19 और 2 21, बन गया मेरा सम 21। ठीक है भाई, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 11, और यही आपका आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आपको सोचना था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है भाई,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखिए भाई, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज बेस सर्कमफेरेंस ऑफ 44 सेंटीमीटर। इफ द हाइट इज डबल द रेडियस देन द वॉल्यूम इज। वॉल्यूम आपको बताना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है तो आयतन आपको बताना है भाई कितना होगा। देखिए, और आयतन आपको कैसे बताना है, लीटर में बताना है भाई, लीटर में, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बताना है आपको, लीटर में बताना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको सिलेंडर के बारे में बता देता हूँ। सिलेंडर का जो बेस होता है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है भाई, बिल्कुल सर्कल जैसा दिखता है नीचे से। आप बोलेंगे बिल्कुल दिखता है सर, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, सॉरी इसकी जो परिधि दे रखी है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस ये कितनी है, 44 है, 44। तो देखो मैं यहाँ से रेडियस निकालता हूँ पहले। अगर सर्कमफेरेंस 2 पाई आर मेरी 44 है तो 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44। 22 दूनी 44 से 44 कटेगा तो r मेरी आ जाएगी 7। ठीक है भाई, r मेरी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरी रेडियस आ गई। अब वो बोल रहा है कि यदि ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है, तो त्रिज्या अगर 7 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। तो आयतन बताना है। अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, मैं बता देता हूँ आपको। ये होता है पाई r² h। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू पुट करूँगा 22/7, r की वैल्यू पुट करूँगा, r है 7 का स्क्वायर और हाइट है 14। 7 से ये एक साथ कट जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 22 × 7 × 14। ठीक है, 22 सत्ते 154 × 14, और जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 2156। ठीक है भाई, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक फॉर्म में होती है। ठीक है भाई, तो ये मुझे मिला 2156 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 2156 सेंटीमीटर क्यूब मुझे वॉल्यूम मिला। लेकिन 2156, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये देख के ही इस ऑप्शन को टिक करेंगे और निकल जाएंगे। यहाँ पे ही आपको क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ऑप्शन में दे रखे हैं लीटर में, तो इसको मैं लीटर में कैसे चेंज करूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप बोलेंगे सर 100। तो देखो अगर मैं इसको 2156 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। लेकिन मुझे सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है, तो मैं इसमें ×100 और कर दूंगा, क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जबकि मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसलिए मुझे 3 बार 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो आ गया ना, अब मीटर क्यूब में आ गया भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पे आ जाइएगा, तो 2156/100 × 100 × 100 ये आ गया मीटर क्यूब में। लेकिन अब आपको निकालना है लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर आएगा लीटर में। अब भाई इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कटेंगी, बचेंगी नीचे मेरी 3 0। तो ये जो डेसिमल है राइट से 3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 के बाद आ जाएगा, 2.156 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये है ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना था कि भाई आपसे पूछा किस में था, लीटर में। ठीक है भाई, आप इसको टिक करके ना बढ़ जाइए इस वजह से, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा था कि भाई जब से, और ये सबसे देखो पहले ऑप्शन पे ही दे रखा है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन को गलत करवा देती है ना, आते हुए भी। तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 चलिए। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई। 7 स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 7 की घात 6 को कितने से गुणा किया जाना चाहिए, बाय व्हाट शुड 7 टू द पावर 6 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 7 स्क्वायर।
तो देखो भाई 7 स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, सॉरी 7 स्क्वायर तो हमें प्राप्त करना है, तो 7 स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 7 टू द पावर 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मैंने सोच लिया भाई k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। k की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं अपॉन में ले जाऊंगा, तो 7 स्क्वायर अपॉन 7 टू द पावर 6 इज इक्वल टू k। आपको मालूम है बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाएगी भाई, तो ये बचेगा 6 में से 2 चला जाएगा तो नीचे सॉरी ऊपर बचेगा 1। या आप इसको ऐसे ना देखें ना भाई, तो देखो बहुत ही ईजी है, 7 इंटू 7 और यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 7 इंटू 7, देखिए 6 बार है, ये इंटू 7, 3 7 से ये 3 7 कैंसिल हो जाएगी। कहीं गलती कर रहा हूँ क्या, सॉरी ये स्क्वायर ही है, हाँ ठीक है। देखो 2 7 से ये 2 7 कैंसिल होंगी ना कि 3, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेंगी 1 2 3 4 7 टू द पावर 4 और यही आपका आंसर है, ठीक है भाई। इस तरीके से कि देख लीजिए करिए, और अगर ऐसे ना देखना हो तो भाई डायरेक्टली देखना भी आना चाहिए आपको। 7 स्क्वायर है, यहाँ से 2 घात कम हो जाएंगी तो यहाँ पे 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 + 1/7 टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। इधर देखिए m + n है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ये आपको बताना है, और इधर दे रखा है इनका मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ से आप देखेंगे m दोनों में है, यहाँ से m कॉमन निकालता हूँ तो 5a बचेगा और यहाँ से b बचेगा, ठीक है भाई। यहाँ से देखिए यहाँ से n दोनों में है, n कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से भी 5a + b बचेगा। अब देखिए 5a + b, 5a + b दोबारा से बाहर आ जाएगा, 5a + b ये कॉमन लिया मैंने, फिर बचेगा और दूसरे ब्रैकेट में m + n, ठीक है। ये m बचा और ये n बचा, तो ये m + n हो गया। अब देखिए m + n ऑलरेडी दे रखा है, दूसरा ब्रैकेट पूछा था तो 5a + b ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल एवरेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप ये इसको खुद कीजिएगा। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, ठीक है भाई। 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह देखा गया कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ओके, कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ लीजिए भाई, एक कक्षा है जिसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़कों का 2/3 और लड़कियों का 3/4 परीक्षा पास करते हैं, और बाद में देखा गया कि भाई लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों समान संख्या में पास हुए हैं। तो आपको बताना है कि क्लास में मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये आपको बताना है। देखिए भाई मैंने थोड़ी देर के लिए बॉयज़ को B मान लिया और गर्ल्स को मान लिया मैंने G, ठीक है। तो बॉयज़ का कितना 2/3 मतलब 2/3 पास हुआ है, और गर्ल्स का कितना हुआ है 3/4 पास हुआ है, ठीक है। और बाद में देखा गया कि पास तो भाई दोनों समान संख्या में हुए, तो मैंने इनको कर दिया बराबर। यहाँ से अगर मैं B/G इनका जो मैं रेशियो निकालूंगा तो यहाँ पे 3/4 होगा, और ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बॉयज़ अपॉन गर्ल्स का जो रेशियो आएगा 3 3 = 9 और 4 2 = 8। तो जो मिनिमम संख्या होगी वो बॉयज़ प्लस गर्ल्स को मैं जोड़ दूंगा, तो यहाँ से B + G कितना जाएगा 8 और 9 17। तो मिनिमम 17 लोग तो उस क्लास में होंगे ही होंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए राज को पार करती है। तो राज को पार करने में यह कितना समय लेगी भाई, ये आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी ट्रेन चलती है और किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पोल को पार करती है तो वो सिर्फ अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस को कवर करती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ओके चलिए, तो देखो यहाँ पे आपको निकालना है समय, टाइम आपको निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर समय = दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है भाई। देखिए भाई रख दो भाई, समय निकालना है। दूरी कितनी है 150 है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ 150 है, उतनी ही दूरी को कवर करेगी।
डिवाइडेड बाय चाल कितनी है 36। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई 150, ये देखिए ये 150 मीटर में है और ये जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है। तो इस 36 को मैं पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 5/18 का, 5/18 का। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं किलोमीटर पर आवर से जाऊँगा मीटर पर सेकंड में, ये देखो इस तीर का ध्यान रखिए, किलोमीटर पर आवर से मैं मीटर पर सेकंड में जा रहा हूँ, इस तीर का विशेष ध्यान रखिए। तब मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितने से 5/18 से, ठीक है। और जब मैं मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ किलोमीटर पर आवर में, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 18/5 से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन दोनों चीज़ों का, तो ऐसा आपको करना है। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा, तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। देखो इसको सॉल्व करूँगा, 18 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 होगा, 10 की एक जीरो से मैं इस 150 के एक जीरो को हटा देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 15 सेकेंड टाइम, ठीक है भाई। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ मीटर पर सेकंड में चेंज करके टाइम के फॉर्मूले में रख देना था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भाई, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए एक बड़ा त्रिकोण एक समबाहु है, मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपको बता देता हूँ, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है भाई। अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एरिया दे रखा है 18 वर्ग सेंटीमीटर। तीन रेखाएं कौन सी, देखो एक ये वाली रेखा, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा। ये तीन रेखाएं जो भुजाओं को समत्रिभाजित करती हैं, मतलब इन तीनों साइड्स को इक्वल बांटती हैं। ये सारी साइड्स इक्वल हैं भाई, ठीक है। अब देखिए आपको बताना है कि आच्छादित क्षेत्रफल, ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला, ये शेडेड रीजन है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ठीक है, और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये अगर ट्राइसेक्ट करती हैं, मतलब तीन लाइन को तीन बराबर भागों में डिवाइड करती हैं और अपने सामने वाली साइड के पैरेलल हैं, जैसे कि देखिए ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। जब भी ऐसा हो ना भाई, तो बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर बनेगा। कहने का मतलब है कि ये जो शेडेड रीजन है वो बिल्कुल इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, मतलब ये तीनों शेडेड रीजन आपस में बराबर होंगे, ये तीनों ट्राइंगल आपस में बराबर होंगे। और अगर मैं यहाँ पे एक काम कर दूँ, मैंने ये ट्राइंगल बना दिए भाई, मतलब इनकी मैंने दो ट्राइंगल बना दिए इस तरीके से, ठीक है, मतलब ये जो शेडेड रीजन को मैंने दो ट्राइंगल में बांट दिया, तो ये जो ट्राइंगल बनेंगे ना वो ये भी सारे इक्वल होंगे, मतलब ये एक होगा तो ये भी एक होगा, ये एक, ये एक, ये एक, ये सारे के सारे ट्राइंगल आपस में बराबर होंगे। अब आप गिन लीजिए भाई कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल मेरे बन रहे हैं छोटे वाले, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 9 ट्राइंगल है वो बराबर है पूरे के पूरे बड़े वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के। अगर मैं इन 9 ट्राइंगल को जोड़ूं तो मेरा एक बड़ा वाला ट्राइंगल ही तो बन जाएगा, इक्विलेटरल जो मुझे दे रखा है। और इसका एरिया कितना दे रखा है, आप बोलेंगे सर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है भाई। अब देखिए 9 ट्राइंगल का एरिया अगर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा भाई, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या देखिए, आच्छादित क्षेत्रफल। अब शेडेड रीजन देखिए भाई, शेडेड रीजन में मेरे कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, 2 यहाँ पे आ रहे हैं, 2 यहाँ पे आ रहे हैं और 2 यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब टोटल 6 ट्राइंगल मेरे शेडेड रीजन में आ रहे हैं। और मुझे शेडेड रीजन ही निकालना है, तो मैं अगर यहाँ से 6 ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ तो मेरा ये शेडेड रीजन हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो देखो, तो 6 × 2 मतलब 6 ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल रहा हूँ, एक ट्राइंगल का 2 है तो 6 का हो जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये था भाई, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, इस क्वेश्चन को आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये चीज़ मालूम होती तो। और आई होप समझ में आ गया होगा भाई। इतना तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ वाली बात इसमें थी नहीं,
है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान में ये संख्या 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या थी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who opted for IT courses decreased by 23%. If the number is 1540 at present, then the original number of student opting for IT course was, मतलब कि कोई IT कोर्स था भाई, उसके स्टूडेंट्स उसको लेने वाले IT कोर्स को लेने वालों की जो संख्या थी वो 23% घट गई और घटने के बाद हो गई 1540। तो आपको बताना है कि सब पहले क्या थी भाई। पहले मान के चलिए अगर 100 IT को ऑप्ट करने वाले थे तो 23 कम हो के रह कितने गए 77। ठीक है, तो ये इसका रेशो निकल के आ गया भाई। ठीक है, 100 IT को ऑप्ट करने वाले बच्चे थे, 23 कम हो गए तो 77 मेरे रह गए। और क्वेश्चन में कितने रह गए हैं भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 1540 है, तो 77 यूनिट की वैल्यू 1540 है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट 2 टाइम्स इसको चला जाएगा तो 0 बचेगा, तो मतलब 20 आ जाएगा। आपको बोला गया है कि मूल संख्या बताइए, तो 100 में मूल संख्या कितनी थी 100 × 20, तो मतलब पहले 2000 बच्चे थे, 23% कम होके 1540 रह जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 5 वर्ष पूर्व x और y की आयु का संबंधित अनुपात 6:5 था। देखिए भाई 6:5, ये कब था 5 वर्ष पहले x और y का। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो गया। 10 वर्ष पश्चात देखिए भाई ये जो रेशो था ये 5 वर्ष पहले था और ये जो रेशो है वो 10 वर्ष बाद है। 10 वर्ष बाद किससे, वर्तमान से। ठीक है, तो देखो पहले 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आएगा ना, वर्तमान में, जैसे ये वर्तमान में, और फिर यहाँ से 10 वर्ष बाद जाएगा तो 5 यहाँ पे आएगा वर्तमान में चलने के लिए और प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा इस रेशो पे आने के लिए। तो कितने का गैप हो गया, आप बोलेंगे सर 15 का। 15 साल इसकी भी बड़ी होगी और इसकी भी बड़ी होगी। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं रेशो में कितना बड़ा है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ा है और यहाँ पे भी 2 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अगर सेम बढ़ रहा है तो उसको डायरेक्टली इक्वल रख दो, लेकिन अगर ये सेम नहीं बढ़ता तो हमें इक्वल करना पड़ता, हमें कुछ ना कुछ रेशो के साथ ऐसा करना पड़ता जिससे कि ये नंबर दोनों मेरे इक्वल आते। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इक्वल है तो अपन इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ रहा है इस रेशो से इस रेशो तक आने में, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ेगा 10 ये और 5 वो वाला। 5 साल पहले की बात हो रही थी ना, तो टोटल बढ़ेगा 15। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 7.5 आएगी। तो ये जो रेशो में अगर मैं रखूँगा, कौन किसकी पूछ रहा है, y की पूछ रहा है, तो 7 × 7.5 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 2 7 49, 49 और 3 52। ठीक है भाई, 52.5। ये कब है, वर्तमान से 10 वर्ष पश्चात, लेकिन मुझे वर्तमान आयु पूछी है। देखो y की वर्तमान आयु पूछी है तो मैं 10 वर्ष पश्चात ना बोल के इसमें से 10 माइनस कर दूंगा तो ये मेरी वर्तमान आयु आ जाएगी जो कि 42.5 साल होगी। और यही आपका आंसर है, इसलिए ऑप्शन में ये कुछ है नहीं, इसलिए नन ऑफ दी एबोव्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये y की प्रेजेंटेज हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एज का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है भाई, मतलब एक आयत है आपका, ठीक है, इसकी चौड़ाई 11 है, लंबाई आपको बतानी है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ भाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे सर जो एरिया होता है सर्कल वो क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और r, लेकिन यहाँ पे ये भाई देख रहे हो 14 दे रखा है ना, वो व्यास दे रखा है और व्यास त्रिज्या का डबल होता है। तो रेडियस निकालने के लिए मैं इसका आधा करूँगा तो ये हो जाएगा 7 × 7, 7 से ये 7 हो जाएगा, 22 7 154। तो ये 154 के बराबर है भाई। ठीक है,
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलेंगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई को मैं करूंगा तो 11 इंटू एक्स कर दूंगा, ये 154 के बराबर है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 11 से कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, ये कितनी बार कटेगा? 11 कम 11, 11 चौके 44, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए थी, एक आयत का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, याद कर लेना भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वृत्त का मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 6 के घन का वर्ग क्या है? 6 का घन कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, और इसका वर्ग कर देंगे। तो आपको मैंने बताया है जब भी a टू दी पावर b की पावर c होती है तो a टू दी पावर b इंटू c हो जाता है। तो यहाँ से भी 6 की पावर 3 इंटू 2 मतलब 6 की पावर 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यदि दो संपूरक कोण के बीच 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोणों में लघुत्तर मतलब छोटा बताना है। इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20 डिग्री देन द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल इज। देखो भाई, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री के साथ एक और होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर मैं बोलूं कि एंगल ए और एंगल बी मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो मेरा 90 डिग्री है। ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री मेरा ये हो गया। अगर मेरे एंगल सप्लीमेंट्री हैं, क्या हैं? सप्लीमेंट्री, जैसे कि अगर एंगल ए और एंगल बी मेरे क्या है? सप्लीमेंट्री, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मुझसे कहता है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, दो संपूरक कोणों के बीच 20 डिग्री का अंतर है। मान के चलिए एक एंगल मेरा x है और दूसरा मेरा y है, तो इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको? 20 दे रखा है। ठीक है भाई, और आपको मालूम है कि इनका सम कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। अभी मैंने बताया ना आपको, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालिए, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 200, 180 और 20 200, 200 का आधा 100, और y आ जाएगा, दोनों को घटा के आधा कर दूंगा तो 180 माइनस 20 160, और 160 का आधा हो जाएगा 80। आपको पूछा था छोटा, तो छोटा वाला कौन सा है? 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। आपको ये सॉल्व करना आता होगा भाई। ये इक्वेशन मैंने डायरेक्टली किया है, जैसे कि ये दोनों प्लस वाले हैं तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, और ये एक माइनस और एक प्लस वाला होता है तो इन दोनों को घटा के आधा कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हाँ, इफ 4 3 2 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a एंड 3 टू द पावर b एंड 5 टू द पावर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। इनकी वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो भाई, इसको करना क्या है? सिर्फ इसको तोड़ना है। किस में? 2 3 और 5 में। तो देखो कैसे तोड़ूँ मैं? 4 3 2 0, इसको अगर मैं तोड़ूं तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इसको बिल्कुल इजी फॉर्म में। देखिए 4 3 2 इंटू 10। ठीक है भाई, सबसे इजी फॉर्म में लिख लिया। 10 को बाहर निकाला। अब देखिए इसमें से मैं 4 बाहर निकालता हूं तो 4 इंटू 108 हो जाएगा। ये कैसे? इसमें मैंने 4 का डिवाइड मार दिया और 4 को इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो 4 का डिवाइड मारने पर मुझे 108 मिलेगा। तो मतलब 432 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 4 इंटू 108 में, और 10 तो मेरा ये है ही। और तोड़ दो भाई, 4 इंटू 108 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 12 इंटू 9 में तोड़ सकता हूँ, इंटू 10। ठीक है, अब देखिए, और ये 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, और ये 12 किससे बनता है? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 से, और 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 और 2 का स्क्वायर इंटू 3, और ये 3 का स्क्वायर है, और 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देख लीजिए 2 कितनी पावर हो गई? 2 की 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो 2 की पावर हो जाएगी 5 इंटू 3 की कितनी पावर हो गई? 2 ये रही और 1 ये रही,
तो 3 टू द पावर हो जाएगा 3 और 5 की तो भाई एक ही है, ठीक है। और ये 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 3 और 5 टू द पावर c। अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा a टू द एज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 1। देख पा रहे होंगे आप 2 की पावर a, यहाँ पे 2 की पावर 5, इस तरीके से मुझे a b c की वैल्यू मिल गई और ऑप्शन नंबर 3 पे आपको ये देखने को मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इसको तोड़ना आना चाहिए। तो ईजी फॉर्म में तोड़ना शुरू करो और क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, बड़ा ही घटिया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कराना ज़रूरी नहीं समझूंगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि सर आप पूरे क्वेश्चन नहीं कराते। तो देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। जब 16 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा 4 निकल के आएगा, 9 को बाहर निकालूंगा 3 निकल के आएगा और -5, 4 और 3 7, 7 - 5 कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, बहुभुज में कोणों का कुल योग बताना है। फर्स्ट वीडियो ऑफ फर्स्ट शिफ्ट मैंने डाला है, उसमें मैंने आपको बहुभुजों के बारे में बताया है भाई, है ना। बहुभुज से क्वेश्चन आ रहा है तो बहुभुज में मैंने वहाँ पे क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे बहुभुज के नाम क्या होते हैं, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया है। तो आप प्लीज़ वो देखिए और वहाँ से आपको क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा द टोटल सम ऑफ एंगल। इसका फॉर्मूला होता है भाई सम ऑफ एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इन पॉलीगन। ये होता है n-2 इंटू 180। n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब देखिए ये जो बहुभुज है, एक साइड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 साइड है। 8 - 2 इंटू 180, 6 इंटू 180 और ये आ जाएगा 1080 और यही आपका आंसर है भाई, ठीक है। तो अब देखिए ये अगर ऐसे पूछ लेता कि भाई इस बहुभुज को बोलेंगे या अगर इसका नाम पूछ लेता तो मैंने हालांकि वहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें कितनी साइड हैं? आप बोलेंगे सर 8 साइड हैं, तो 8 साइड वाले को अपन बोलते हैं ऑक्टागन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप पहली वीडियो में देखेंगे तो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा कि शायद वहाँ पे हेक्सागन का था या ऑक्टागन का था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n-2 इंटू 180, ये आपका होता है सम ऑफ ऑल एंगल। अगर आपसे पूछ लेता कि ईच एंगल बताइए, ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, तो कुछ नहीं होता, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ भाई। ईच एंगल निकालना हो तो n-2 इंटू 180, ये सम ऑफ ऑल एंगल हो जाता है। इसमें नंबर ऑफ साइड का डिवाइड और मार देंगे तो मेरा आ जाएगा ईच एंगल की वैल्यू। ईच एंगल कितने डिग्री का होगा ये मेरी यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1 2 3 डैश 15 तक संख्याएं लिखी हैं। बक्सेस में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इनकी प्रायिकता क्या है कि पत्ते पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या हो। भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यही मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो प्राइम नंबर समझ लीजिए होता क्या है। हालांकि मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको सारे नंबर्स के बारे में बताऊंगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इन सारे नंबर्स के बारे में आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं बहुत ही जल्दी। तो अभी सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। इन क्वेश्चन में क्या होता है, सॉरी इन नंबर्स में क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, having only 2 फैक्टर, having only 2 फैक्टर। पहला फैक्टर क्या होगा 1 और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब वो खुद। जैसे मान के चलिए अगर मैंने लिया 17 किससे कटेगा भाई, एक तो 1 से ही कटेगा और दूसरा वो खुद से कटेगा, मतलब 17 से कटेगा,
ठीक है भाई, तो ये 2 फैक्टर ही होते हैं। तो ये 17 क्या है आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, या फिर इसको बोल सकते हो आप अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, तो ये होती है अभाज्य संख्या जिनके मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है भाई, अब देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में पता चल गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 से 15 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सबसे पहले हमें देखनी है कि इसमें अभाज्य संख्या हैं कितनी। तो देखो, क्या 1 के 2 फैक्टर होते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, 1 का सिर्फ 1 फैक्टर होता है, वो भी 1। ठीक है, 2 के 2 फैक्टर होते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होते हैं, 2 1 से भी कट जाता है और 2 2 से भी कट जाता है। तो मेरा ये एक प्राइम नंबर निकल के आ गया। मेरा 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 1 से कटता है और सिर्फ 3 से कटता है। क्या 4 है? नहीं है। 4 क्यों नहीं है? देखो, 1 से कटेगा 4, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके फैक्टर कितने हो गए? 3, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2। 5 है? बिल्कुल है। 6 नहीं है। 7 है, 8 है, 9 है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 9 है, लेकिन 9 कैसे है भाई? 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए 9 नहीं है। ठीक है, 10 है, 10 भी नहीं है। 11 है प्राइम नंबर? हाँ बिल्कुल है, 11 है और 13 है। तो देखो कितने नंबर निकल के आए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्राइम नंबर निकल के आए मेरे भाई। ठीक है, कितने नंबर निकल के आए? 6। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी मुझसे क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको करना क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, पहले मैं लिख देता हूं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब देखिए यहां पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो फेवरेबल आउटकम मतलब मुझे जो पत्ता निकालना है वो एक प्राइम नंबर हो। तो ऐसे प्राइम नंबर कितने अच्छे हैं? तो 6 में से कोई भी निकल के आ जाएगा ना वो। तो जो फेवरेबल आउटकम होगा तो वो अपना है 6। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने पत्ते हैं भाई? 15। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 2 जा और 3 5 जा, तो 2/5 ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की। ठीक है भाई, मतलब जब एक डिब्बे में 15 पत्ते हों और आपको ऐसा पत्ता निकालना है जिस पे प्राइम नंबर हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5, और यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो भाई, यहाँ पे अपन 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 10 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके अपन कंप्लीट 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन करने वाले होंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करूँगा भाई, और आप सभी लोगों को बोलूँगा वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, सीखने को चीज़ें मिलती हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उसको दबाओगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज़ आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। ठीक है भाई, और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी मैं से पटवारी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आगे के टाइम में मैं आपके लिए इंडिविजुअल टॉपिक्स भी लेके आऊँगा, और भी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके भी प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा, और बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो चलिए विदा लेता हूँ। थैंक यू।